हमारी लास्ट लेसन जो था उसमें हमने काइनेमेटिक्स शुरू किया था और काइनेमेटिक्स में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू की थी कि भाई दोनों की डेफिनेशन क्या है, स्केलर्स वेक्टर्स का क्या फ़र्क है उनके अंदर, ठीक है। फिर हम चले गए थे कि भाई वैल्यूज़ को मेजर किस तरह से किया जाता है, उनको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। तो डायरेक्शन का अहमियत हमारे पास आई थी अपने सामने जब हम डिस्प्लेसमेंट्स मेजर कर रहे थे। अगर हम आगे जाते थे तो वो पॉजिटिव होता था, हम रिवर्स में आते थे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस चीज़ पे बेस कर रही है, और अगर हो सका तो हम ग्राफ्स वगैरह भी शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस करें तो देखिए स्पीड को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस पर यूनिट। स्पीड को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, ये चीज स्पीड है। जबकि वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का मतलब है पर सेकंड ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना हट रहा है। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो सकती हैं क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और उसकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकती है। मिसाल ऐसी है कि जर्नी यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट पहुंचा है। अब मामला ये है कि अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो वो जो लेंथ उसने कवर की है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास। आप पर सेकंड अगर आप बात करें तो पर सेकंड आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस तो आपने ज्यादा ट्रेवल कर लिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने कम की, ठीक। इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अलबत्ता ऐसा यूनिट जो है कि इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये क्यों होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड? क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें डी जो है डिस्टेंस को शो कर रहे हैं हमारे पास, जो एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। काइनेमेटिक्स में अगर कहीं एस लिखा हुआ आ जाए तो उसको स्पीड मत समझिएगा, वो डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा होता है। स्पीड या वेलोसिटी को शो करने के लिए वी शो किया जाए, यूज किया जाए, भले वो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, उसको वी की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो इस वजह से जो फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला बोलो यूनिट बना वो मीटर पर सेकंड बना, क्योंकि डिस्टेंस मीटर्स में है, टाइम सेकंड्स में है, तो मीटर अपॉन सेकंड मेक्स इट मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ मीटर्स के अंदर मेजर होगा? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों मीटर से मेजर होते हैं क्योंकि दोनों लेंथ्स हैं। जी सर, ओके। क्वांटिटी के लिहाज से देखा जाए तो स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर। लेकिन स्पीड स्केलर है क्योंकि डिस्टेंस आपके पास स्केलर है। अब अगर हम इसके नंबर के हिसाब से देखें तो अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई वैल्यू आई, मैं ये पीछे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी इसके लिहाज से देख लेता हूँ कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है
मैं कहता हूँ कि भाई 30 मीटर्स का कवर हुआ, सही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, डिस्प्लेसमेंट जो हुई होगी वो सिर्फ यकीनन कुछ ना कुछ कम हुई होगी, मैं 25 मीटर्स कह देता हूँ, लेंथ शॉर्ट है ना उसकी। टाइम दोनों का सेम है, क्योंकि लाजिम बात है ए से बी तक पहुंचने का जो टाइम लगा, मैं बोलता हूँ कि भाई वो 10 सेकेंड्स का टाइम। तो अगर मैं स्पीड निकालता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो 30 अपॉन 10, see this would give me 3 meters per second. 3 meters per second का मतलब ये the object travels a distance of 3 meters in 1 second. एक सेकंड में 3 मीटर का फासला वो ट्रेवल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ कि भाई अगर किसी चीज की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड मींस an object travels 3 meters in a time of 1 second. लेकिन अगर वेलोसिटी की बात हो तो वेलोसिटी में थोड़ा मामला डिफरेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चलेगा यहाँ पे। 25 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट, टाइम 10 सेकेंड ही था, वेलोसिटी आई आपकी डिफरेंट 2.5 मीटर पर सेकेंड। और ये लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा डायरेक्शन वाले मामला को भी देखें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो मैं ये कहूंगा जब वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं वही कहूंगा कि भाई 2.5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट means object displaces by 2.5 meters each second due north of east. डायरेक्शन समेत आपको ये पता चला कि 2.5 मीटर्स पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर्स अपनी जगह से हट रहा है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में एक सेकंड के। तो ये स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का फर्क है। हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं वेलोसिटी के ऊपर तो हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा एंगल्स इतने नहीं आते, जनरली ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करता है या अप और डाउन मूव करता है। तो हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर देते हैं, किसी एक को नेगेटिव। जैसे नीचे ये कार्स केस में बताया गया है कि भाई स्पीड तो दोनों की सेम है, जो कार आगे जा रही है और जो कार पीछे जा रही है दोनों की स्पीड सेम है 25, लेकिन वेलोसिटी में एक को पॉजिटिव लिखा गया एक को नेगेटिव लिखा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन जो है ये डायरेक्शन बताता है। अगर आप किसी एंगल पे नहीं जा रहे, सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहे हैं या अप और डाउन मूव कर रहे हैं, तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 30 डिग्री एंगल 50 डिग्री एंगल ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा पॉजिटिव नेगेटिव के साइन के साथ एक्सप्लेनेशन। तो जनरल कन्वेंशन यही है। कि भाई ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, उसको नेगेटिव, सबवर्ड का पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, जनरली ये जनरल कन्वेंशन है। जैसे एक्सिस बनाते हुए करते हैं, राइट एक्सिस पॉजिटिव, अपवर्ड एक्सिस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, तो ये वाला मामला। सवाल है? So far none. ओके, तो यहाँ पे ये जनरल कन्वेंशन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब लोग एवरीबॉडी कैन हैव देयर ओन कन्वेंशंस। आप चाहें तो you can take the left direction as positive and the right one as negative, so it's completely up to you। और इस पे एग्जामिनर मार्क डिडक्ट भी नहीं करता। तो Okay. यहाँ पे द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव साइंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव साइंस टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। They tell about the direction of
मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये एक इसके पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। अच्छा, वेलोसिटी के ऊपर बात करने के बाद कुछ एक छोटी सी डिटेल है सी स्पीड ऑफ वेलोसिटी की, उसके ऊपर भी जरा नजर डाल लेते हैं। उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जनरली होता यह है कि हम जब मूव करते हैं तो एक स्पीड में मूव नहीं करते। मतलब इफ यू आर ड्राइविंग अ कार तो इट्स हाईली अनलाइकली कि आप अपने घर से निकले किसी और जगह तक जाते हुए और आपकी एक ही स्पीड हो शुरू से लेके आखिर तक। इट्स काइंड ऑफ लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि आप स्पीड तो पकड़ते ही ना। शुरू में यू स्टार्ट योर कार, यू इंक्रीज योर स्पीड, सही है। और अगर खाली रोड है तो यू आर ट्रैवलिंग, फिर अगर कोई रश हो गया या कोई ट्रैफिक या कोई कार आ गई, स्लो डाउन, यू स्टॉप एट द सिग्नल्स, तो स्पीड कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ये बात कहना कि भाई you're traveling at a constant fixed speed is actually wrong. हाँ, what you do rather is say कि भाई we have an average speed over here. On average I was traveling at this speed. अब वो कैसे निकालते हो? आप ये देखते हो कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया, टोटल टाइम उसमें कितना लगा, और उसके बाद हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हो। जैसे मैं मिसाल दूं कि भाई you started up a journey from point A, you went all the way to point B, see, then you went to point C, and then you went to point D. ठीक, ये आपके पास क्या रखे ये जर्नी थी आपकी। ए से बी तक जाते हुए आपने लेट से फॉर एग्जांपल 200 मीटर्स कवर किए। बी से सी तक जाते हुए आपने 300 मीटर्स कवर किए, और सी से डी तक आते हुए आपने 500 मीटर्स कवर कर। ए से बी के दौरान ट्रैवल करते हुए आपको लेट से फॉर एग्जांपल 30 सेकेंड्स लगे, बी से सी तक भी आपको 30 सेकेंड्स लगे, और सी से डी तक आपको लेट से फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड्स का टाइम। अब आपसे मैं बोलता हूँ, मैं मुझे इसकी एवरेज स्पीड बताइए। हर जगह इसकी स्पीड अलग अलग थी, इस वजह से मैं एवरेज स्पीड यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। So, it's 200 plus 300 plus 500 upon तो हम 2 तमाम minutes. Yeah. डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे, उसको बोल देते भाई इट्स वी एवरेज ना। तो भी 200 प्लस 300 प्लस 500 अपॉन टाइम, जो क्या हो जाएगा आपके पास 30 प्लस 30 प्लस 60। तो यहाँ से आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, हो जाएगी 1000 अपॉन 100, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ऑन एवरेज यू आर ट्रैवलिंग एट 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसलिए आपके पास ये एवरेज वेलोसिटी जो है, वो एवरेज स्पीड जो है वो कंसीडर होगी। अगर हर जगह आपके पास वेरिएशन आ रही हो तो आप उसको कैसे ट्रीट करें। अब इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात की जाती है तो हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि भाई ए से लेके डी तक हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। अब अगर आप देखें ए से डी तक हमारी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतनी सी हुई है, ब्लू के अंदर मैंने शो किया हुआ है इसमें। तो कितना ये हुआ होगा मैक्सिमम के? ये 100 मीटर्स हो गया होगा डिस्प्लेस, या इससे भी कम लग रहा है मुझे। तो ये तो मुझे लग रहा है तकरीबन 20 30 40 मीटर्स होगा। चलो एक रैंडम ले लेते हैं, 50 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है इसकी। सही। तो अगर आप जो बोले भाई एवरेज वेलोसिटी निकाली है, एवरेज वेलोसिटी के लिए आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करते थे। स्पीड में टोटल डिस्टेंस था
और वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर आप देखें भाई कि आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट इस वक्त 50 मीटर है और टाइम आपने 100 सेकंड्स का लगाया था, ठीक? आपके पास जो आंसर आ रहा है इस वक्त वो आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ऑन एवरेज आप 0.5 मीटर पर सेकंड अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल है, ये एक्चुअल जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन सही से नहीं दे रहा, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आए हो ना। तो बस इसने ये बताया कि अगर आप ए से डी पे डायरेक्ट मूव करते और इतनी देर लगाते तो आप 1 सेकंड के अंदर 0.5 मीटर डिस्प्लेस होते। हालांकि रियलिटी के अंदर ऑन एवरेज आप 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर जो है वो ट्रैवल कर रहे थे डिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पे भी एक छोटी सी बात और हो सकती है कि भाई अगर मैं एक रनर की सर्कुलर ट्रैक की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता कि भाई वो यहाँ से स्टार्ट होता और यहीं आके स्टॉप हो जाता, सही, वो भागता पूरी जर्नी ट्रैवल करता, सही, और यहाँ आके स्टॉप होता, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हो जाता। सही, जहां से उसने स्टार्ट लिया वहीं पे उसने एंड कर दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पे 0 हो चुका है। अब टाइम उसने यकीनन कुछ ना कुछ तो रनर ने मुकम्मल किया होगा ना। भाई उसने ये मिसाल के तौर पे ये है 500 मीटर रेस थी, सही है, और उसने भागा स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचा, तो उसने अपना डिस्प्लेसमेंट तो 0, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी हमारे पास इसकी वो 0 है। तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 थी। मतलब एक ऐसा बंदा जो स्टार्ट और एंड पॉइंट पे से उस वक्त आया जब रनर ने उसे क्रॉस किया, मतलब मैं खड़ा हुआ था उस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पे जब रनर ने भागना शुरू किया, फिर मैं चला गया, तो मैं वापस उस वक्त आके खड़ा हुआ जब रनर वापस आ चुका था, तो मैं बोलूंगा भाई तुमने तो क्या किया, तो ये तो खड़े हुए, तो ये नहीं अपनी जगह से, तो बोलेगा भाई मैं पूरी रनिंग लेकर आया हूँ, आप मेरा पसीना देखो मैं थका हूँ। लेकिन मैं बोलूंगा भाई आपका तो स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, आपकी तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 है, आपकी जगह से हटेगा हुआ। मैं जब देख के गया था, अब यहीं खड़े हुए, तभी भी यहाँ यहीं खड़े हुए, भाई आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। मैंने डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया, मैंने ये देखा कि अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, इसलिए ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आपको देते हैं। या तो कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के ऊपर बात हो गई। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। देखिए एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। It is the rate of change of velocity per second। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 1 सेकंड में स्पीड में कितना इंक्रीमेंट आता है या ड्रॉप आता है। आप वेलोसिटी को चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये पर सेकंड वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट या कितना ड्रॉप आ रहा है, दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं बाय डेफिनेशन, तो वो हो जाता है डेल्टा v बाय डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट था मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास एक प्लेन है सरफेस, उसके ऊपर एक बॉल रोल होती हुई आ रही है, तो यहाँ थी, रोल होते हुए इधर आ चुकी है। इनिशियली उसकी स्पीड को मैं बोलता हूँ u और उसकी फाइनल वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ v। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से है,
यू इनिशियल क्योंकि यू अल्फाबेट से पहले आता है, वी फाइनल क्योंकि बाद में आता है, इस चीज की लॉजिक। तो चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ, या लेट्स से इस वक्त टाइम t1 और इस वक्त टाइम t2, या ये कह लो कि आसान अल्फाज में करने के लिए ये t1 ये t2, स्टार्ट आपने 0 से किया, जब वो यहाँ पहुंचा तो टाइम t हो चुका था, कोई भी टाइम हो चुका। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम इज t। 0 से स्टार्ट हुआ t पे। एक्सेलरेशन का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो ये होता है v minus u over t, change in velocity upon the time taken to change that velocity. This is how you define an acceleration. और याद रखिएगा it is a vector quantity. So, sir, velocity in general means speed, right? क्या चीज? Velocity in general means speed. Velocity थोड़ा सा different होता है speed से। Velocity में direction भी होती है। अभी मैं इसी बात पे जा रहा था कि जब मैं इसको लिख रहा हूँ कि rate of change of velocity, तो इसमें मैं कौन कौन सी बातों का ख्याल रखूँ, सही? ठीक है सर। वो मैं बताता हूँ अभी आपको, तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। It is a vector quantity क्योंकि आप वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहे हो, यू नॉट टॉकिंग अबाउट द चेंज इन स्पीड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हुए अपनी स्पीड बढ़ा रहा हो या कम कर रहा हो, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सही, अगर वो बढ़ रहा हो तो कम या कम हो रहा हो, तब भी मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन। और अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, मतलब कर्व ले रहा हो, स्ट्रेट जाते जाते उसने बेंड कर लिया अपने आप, तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी होती है। यानी ये कि अगर हम इसको इस तरह देख लें कि भाई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, इसने स्ट्रेट ट्रेवल किया भाई शुरू से लेके आखिर तक, इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, इसमें से आगे तो 3 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई हाँ मैं बोलूंगा भाई यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई है, चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ है। और इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट कर्व लीनियर मूवमेंट कर रहा होता, सही, कि भाई वो यूं चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, अब वो इस तरफ जा रहा है, ये टॉप व्यू है, 5 मीटर पर सेकंड से मैंने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, डायरेक्शन चेंज कर दिए मूवमेंट, तो अभी भी मैं कहूंगा भाई चेंज इन वेलोसिटी आई, वेलोसिटी हैज चेंज्ड। पहले वाले केस में द चेंज वाज ड्यू टू मैग्नीट्यूड, नंबर चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई, 3 से 10 चले गए, जबकि नीचे वाले केस में इट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो आप कहोगे कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी एक्सेलरेट कर रहा है, आप कहोगे नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी एक्सेलरेट कर रहा है, दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं। हमारे जहन में सिर्फ एक परसेप्शन होता था कि एक्सेलरेशन का मतलब वैल्यू स्पीड की बढ़ रही है या कम हो रही है, हरगिज़ ये बात नहीं है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसमें आप दोनों तरीकों से चेंज को जज कर सकते हो, भले डायरेक्शन की तरफ से चेंज हो या मैग्नीट्यूड की तरफ से चेंज हो। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन कहा जाएगा। So they both are cases of acceleration.
चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया जाता है v माइनस यू ओवर टी। इसका ऐसा यूनिट भी मैं लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगर मैं कहूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आई कैन से, अगर मैं बोलना भाई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है किसी की, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस in 1 second the body moves its velocity by 4 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। नंबर्स की फॉर्म में अगर आप देखना चाहो ऐसा कह सकते हो कि भाई अगर वो 0 पे था, एक सेकंड बाद 4 हो जाएगा, अगले सेकंड के बाद स्पीड 8 हो जाएगी, फिर 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, हर सेकंड 4 का इंक्रीमेंट आ रहा है। या ये भी कह सकते हो कि अगर वो फॉर एग्जांपल 10 पे था तो 10 से गिर के उसकी स्पीड जो है वो 6 हो जाएगी, 6 से गिर के उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये स्पीड ड्रॉप हो रही होगी 14 से 10, 10 से 6, 6 से 2, हर सेकंड 4 की एक्सेलरेशन। अब एक छोटी सी बात जो हम यहाँ पे लिखते चले, आम जबान में एक्सेलरेशन, आम जबान में तो हम लेमैन टर्म्स डेली कम्युनिकेशन में करते हैं, एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं स्पीड का इंक्रीज होना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना भाई कार एक्सेलरेट कर रही है, तो बंदे के जहन में सबसे पहली इमेज ये बनती है स्पीड बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन हो रही है, स्पीड में इंक्रीमेंट आ रहा हो। जरूरी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन देखो, साइंटिस्ट ने एक्सेलरेशन डिफाइन करते हुए हरगिज नहीं कहा था कि इट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी नहीं कहा था। एक मिनट रुकिए, सॉरी थोड़ी सी काम आ गया था, सिस्टर कॉल्स। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक्सेलरेशन का जो वर्ड हम जनरली यूज करते हैं ना, तो एक्सेलरेशन का वर्ड हम जनरली यूज करते हैं सिर्फ कह लीजिए कि स्पीड के इंक्रीमेंट को बताने के लिए। फिजिक्स की जबान में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स की जबान में एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये चेंज पॉजिटिव हो रहा है तो आप इसे एक्सेलरेशन बोलते हो, अगर ये चीज नेगेटिव होता है तो साइंटिस्ट ने एक टर्म दे दी कि भाई आप इसको या तो डीसेलरेशन बोल दें या रिटार्डेशन बोल दें, कि भाई डीसेलरेट कर रहा है या रिटार्डेशन हो रही है उसकी। ये दोनों वर्ड्स स्पीड के कम होने को शो करने के लिए यूज करते हैं, ना रहे लोगों के जहन में, सिर्फ इसलिए, वरना हर चीज एक्सेलरेशन है, स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन, स्पीड का कम होना भी एक्सेलरेशन। लेकिन जस्ट टू मेक थिंग्स अ बिट मोर क्लियर फॉर पीपल, और जहन में रखने के लिए, इंक्रीज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सही, और डिक्रीज इन वेलोसिटी को हम जनरली कहते हैं डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। दोनों में से कोई भी एक बात कह सकते हैं। एक्सेलरेशन के वक्त
पॉजिटिव है, स्पीड बड़ी है, v माइनस v ज्यादा होगा, ये जो है वो आपके पास पॉजिटिव आ रहा होगा। जबकि रिटार्डेशन के अंदर ये नेगेटिव आता है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी छोटी होती है यू से, डेल्टा भी नेगेटिव हो चुका होता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर। यहाँ पे मैं वो बात लिख दूं जो अभी हम पीछे कर रहे थे समझाने के लिए। कि भाई चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से हो या डायरेक्शन से हो, दोनों तरीकों से एक्सेलरेशन बोलते हैं। A body is said to be accelerating when magnitude of velocity changes या its direction of motion changes। इन दोनों बेसिस के ऊपर आप उसे बोलते हो कि भाई एक्सेलरेशन। ठीक है जनाब, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। अब जरा ग्राफ्स के ऊपर ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम जब ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को शो करते हैं तो हमारे पास मूवमेंट को शो करने के लिए कुछ रास्ते होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस अक्सर उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। आप ग्राफिकली ड्रॉ कर दो कि भाई ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या फ़र्क आ रहा है, किस वक्त कितनी स्पीड थी, वो बड़ी है या वो कम हुई है, ये तमाम बातें आप ग्राफ के अंदर शो करते हैं। वो पूरा जो मूवमेंट होती है ना उसकी एक स्केच आपके सामने आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ्स। हमारे सिलेबस में दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं, एक स्पीड टाइम ग्राफ होता है और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। मतलब एक ग्राफ में आप स्पीड का कह लो कि वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताते हैं, और अगले ग्राफ के अंदर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें आप डिस्टेंस की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताते हैं। इस ग्राफ में हम ये बताएंगे कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है, किस वक्त स्पीड ज्यादा है, किस वक्त स्पीड कम हो गई, कब स्पीड जीरो हो गई, सही है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो किस तरह बढ़ रही है, अगर कम हो रही है तो किस तरह कम हो रही है। ये तमाम बातें हम इन ग्राफ्स के अंदर शो करेंगे। तो स्पीड टाइम ग्राफ्स के बारे में हम ये कहते हैं कि इट टेल्स अबाउट द मोशन tells about the variation of speed of the object with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट से स्पीड की वेरिएशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। अब स्पीड टाइम ग्राफ से, अच्छा क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, तो इसमें नेगेटिव वेगेटिव का कोई मामला नहीं होगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के ऊपर बात करेंगे, मैग्नीट्यूड्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जीरो हो गया। अब भले ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन पलट दे, उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे, तो उसमें हम नेगेटिव का कुछ मामला नहीं देंगे। इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखेंगे कि जो स्पीड है, उसके नंबर है जिससे वो मूव कर रहा है स्पीड से, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। डायरेक्शन वाला मामला इस ग्राफ से नहीं पता चलता। It only tells you about the variation of speed with respect to time, but it cannot tell you whether the object is moving forward or moving backward। ये नहीं पता चल पाता इस ग्राफ से।
क्योंकि उसके लिए उसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना जरूरी है। जब तक साइन नहीं लगेगा मैग्नीट्यूड के साथ, तब तक हम ये जज नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था या पीछे जा रहा था। जैसे मैं आपको आगे बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट कार थी, उसकी स्पीड जो थी वो 8 मीटर पर सेकेंड, या एक कार 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। आपके जहन में सिर्फ ये आएगा कि भाई गाड़ी है तो लाजिम बात है आगे जा रही होगी, लेकिन हो भी सकता है कि वो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर्स कर रहा है, मूवमेंट नेगेटिव हो। जब तक मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डिक्लेयर करूं, जब इसकी वेलोसिटी प्लस 8 मीटर पर सेकेंड थी, तो आप बोलोगे अच्छा ये पॉसिबली आगे जा रही है। अगर मैं बोलूँ नहीं उसकी स्पीड माइनस 8 मीटर पर सेकेंड थी, सॉरी वेलोसिटी माइनस 8 मीटर पर सेकेंड थी, तो फिर आप बोलोगे हाँ ये इसका मतलब आप पीछे जा रही है। या मैं बोलूँगा पहले उसकी वेलोसिटी प्लस 8 मीटर पर सेकेंड थी, फिर हो गई माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहीं पे आप जज कर दोगे कि भाई डायरेक्शन चेंज हुई है। क्योंकि प्लस से माइनस का जो शिफ्ट आया, उसने इस बात को क्लियर किया कि द मूवमेंट हैज एक्चुअली शिफ्ट। लेकिन इफ आई से कि वो पहले मूव कर रहा था 8 से, फिर मूव करना शुरू हो गया 6 से, आप सिर्फ यही इमेजिन कर सकते हैं कि पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, अब उसकी स्पीड कम हो चुकी है। इससे ज्यादा आपके लिए इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे जो ग्राफ्स हमारे पास मौजूद हैं, इनसे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में आपके वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड होती है और एक्स एक्सिस के ऊपर होता है टाइम। एक्स एक्सिस में हम टाइम प्लॉट करते हैं इन सेकंड्स, वाई एक्सिस पर हम स्पीड प्लॉट करते हैं इन मीटर पर सेकंड। ग्रेडियंट हमारे पास एक्सेलरेशन है, सही, ग्रेडियंट हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ग्रेडियंट आपको मैथ्स के फंक्शन के थ्रू याद है कैसे कैलकुलेट करते थे, कोई फॉर्मूला उसका? नहीं याद है तो मसला नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी याद है, कुछ भी कच्चा पक्का वुड डू। सर ग्रेडियंट का टेंजेंट जो बनाते होते हैं, टेंजेंट बनाते थे वो कर्व्स के लिए बनाते थे ना, लेकिन ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला होता है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जी सर, कुछ याद आया या अभी भी? जी जी, नहीं याद आ गया। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। आपके पास y में क्या चेंज आ रहा है और x में क्या चेंज आ रहा है, ठीक, जिसको आप दूसरे अल्फाज में अक्सर मैथ्स के फंक्शंस में देखें तो अक्सर बोलते हैं टीचर राइज ओवर रन, भाई आपके पास y में कितना चेंज है अपॉन x में कितना चेंज। अगर आप गौर करें इस वक्त हमारे y एक्सिस के अंदर जो क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, तो मैं y की जगह लिख सकता हूँ वेलोसिटी, क्योंकि अगर मैं y में चेंज निकाल रहा हूँ, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूं यहाँ पे, चेंज इन y, ये चेंज इन x है, तो चेंज इन y में मेरे पास वेलोसिटी का चेंज आया, क्योंकि y एक्सिस में मेरे पास वेलोसिटी, और चेंज इन x में मेरे पास टाइम का चेंज आया होगा, क्योंकि x एक्सिस में मैं टाइम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी हमने पढ़ा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एक्सेलरेशन होता है। डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है। और अगर खाली मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन हो जाएगी, अगर आप डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, सिर्फ नंबर्स के तौर पे देखना चाह रहे हैं। तो इस वजह से जो ग्रेडियंट है ना आपका, वो आपको एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है। और अगर आप एरिया की बात करें, इस ग्राफ का एरिया, क्योंकि देखिए ग्राफ के 4 फीचर्स है जहां से इंफॉर्मेशन आती है, उसका एक्स एक्सिस, उसका वाई एक्सिस, उसका ग्रेडियंट और उसका एरिया। इन 4 जगहों से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं, इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूं यहाँ तक जितना मैंने यहाँ पे शो किया, जो शेप बन रही है इट्स अ ट्रायंगल।
जो शेप फॉर्म हुई है इसे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ग्राफ का एरिया है क्या। लेकिन बताता क्या है ग्राफ का एरिया? अगर हम ये चीज जज करना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर रेक्टेंगल होता तब भी वो बेस इनटू हाइट ही बनता, सही, हाफ ट्रायंगल की शेप की वजह से। हाफ तो चलो अपनी जगह, बेस पे जो मैं चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है टाइम, और जो हाइट मेरे पास आएगी वैल्यू वो होगी वेलोसिटी। बेस की जो वैल्यू वो है टाइम, जो हाइट की वैल्यू है वो है वेलोसिटी, ये स्पीड। इस वक्त स्पीड इनटू टाइम, अगर आपको याद हो हमने फॉर्मूला देखा था स्पीड का, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करूं मेरा आंसर डिस्टेंस आएगा। एरिया मुझे डिस्टेंस दे रहा है, हाफ सिर्फ एरिया की शेप की वजह से आया है। अगर शेप कुछ और होती तो हाफ नहीं होता, जैसे अगर रेक्टेंगल होता तो ये हाफ नहीं आता यहाँ, लेकिन क्वांटिटीज तब भी मल्टीप्लाई होती। एरिया अंडर द ग्राफ tells you about the distance traveled by the object, कितना आगे गया, कितना पीछे आया, तमाम बातें आपको एरिया से मिलती है। बस ये है कि आप ये पता लगा सकते हो ओवरऑल डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाता है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, बस अपने ध्यान में रखना, एरिया से डिस्टेंस मिलेगा। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ग्रेडियंट और एरिया, ये चार चीजें हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्लियर हो। गिव मी 2 minutes, फिर उसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ।